सो हे गाइस, अब फाइनली आ चुकी है हमारी मच अवेटेड सीरीज जिसका नाम है फाइटर ऑफ हिज डेस्टिनी। जो कहानी है असल में हमारे हीरो चैन चांगशेंग की, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने 16 साल तक कल्टीवेशन किया ही नहीं था। उसने केवल बुक से पढ़ी है और दुनिया भर की नॉलेज प्राप्त की है। इस डोंगुआ की स्टोरी इतनी ज्यादा कमाल की है कि इसे देखकर आप लोगों को तो मजा ही आ जाएगा। तो चलो अब बढ़ते हैं इसकी मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है युनमू माउंटेन्स के साथ में। और आज अभी तक का सबसे ठंडा दिन बताया जा रहा था क्योंकि चारों तरफ ही बर्फबारी हो रही थी। आसपास का हर एक माउंटेन बर्फ से ढका हुआ था और उसी बीच हम एक छोटी सी नदी को देखते हैं जिसका पानी भी एकदम हड्डियों को जमाने वाला ठंडा था, जिसके अंदर से तभी हम तैरते हुए एक छोटी सी टोकरी को आते हुए देख पाते हैं, जिसमें से एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। तो उस आवाज को सुनकर एक लड़का जो कि वही पास से ही गुजर रहा था, जिसका ना तो एक पैर था, ना ही एक हाथ था और ना ही वो बोल सकता था, लेकिन फिर भी वो भागते हुए उस टोकरी को देखता है जिसमें एक छोटा सा बच्चा मौजूद था जो कि रोए जा रहा था, जो कि आगे चल के चैन चांगशेंग के नाम से जाना जाएगा। और उस डिसेबिलिटी वाले बच्चे का नाम होता है यूरेन। लेकिन तभी अचानक से ही यहाँ पर थोड़ी सी डार्कनेस आती है और एक काफी ज्यादा खतरनाक लेवल का ड्रैगन आ जाता है, जो कि मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि यूरेन को कोई वार्निंग दे रहा हो या उसको मारने के लिए आया हो। यूरेन के पास में भले ही पावर नहीं थी, लेकिन वो उस बच्चे को बचाने के लिए सामने खड़ा हो जाता है, जो चीज उसकी हिम्मत और उसकी बहादुरी को दर्शाती है कि ये बच्चा भले ही उसके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उस छोटे से बच्चे की जान को कोई भी खतरा नहीं होने देगा। जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर आ जाते हैं यूरेन के मास्टर, जिनका नाम होता है टाइस्ट मोंकजी, जो कि आगे चलकर चैन चांगशेंग के भी मास्टर बनेंगे। मास्टर तो नेचुरली ही इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो केवल अपनी इस वॉर्ड को निकालते हैं और एक ऐसा स्लैशिंग अटैक करते हैं जिससे कि उसे ड्रैगन की मूछें कटकर पानी में गिर जाती है और वो ड्रैगन तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है, जहाँ से फिर मास्टर बुलडर यूरेन उस बच्चे को अपने साथ में लेकर चले आते हैं, जो कि अब उस बच्चे को जीनिंग के ओल्ड टेम्पल में ले गए थे क्योंकि यही इन लोगों का घर था। लेकिन चांगशेंग को बचपन से ही एक ही बीमारी थी जिसके बारे में मास्टर को भी पता लग गया था, इसीलिए वो समय के साथ में उसका इलाज भी करते रहते थे और बुलडर यूरेन भी उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखते थे। मास्टर ने ही उसको नाम दिया था चैन चांगशेंग, जो कि लंबी उम्र के लिए एक ब्लेसिंग होती है। लेकिन चांगशेंग के केस में ये सब कुछ ही उल्टा था क्योंकि उसकी बीमारी उसे ज्यादा सालों तक जीने नहीं देगी। लेकिन बढ़ते समय के साथ में मास्टर ने उन लोगों को कभी भी कल्टीवेशन करना नहीं सिखाया, बल्कि उनको पढ़ाए 3000 डाइस्ट स्क्रिप्चर, जो ऐसे स्क्रिप्चर होते हैं जिनके अंदर दुनिया भर का ज्ञान भरा पड़ा है। चांगशेंग मस्ती करता था जिसकी वजह से एग्जाम में उसके सवालों के जवाब गलत हो जाया करते थे और ऑब्वियसली मास्टर उसको सजा भी देते थे गलत जवाब देने पर। बढ़ते समय के साथ में चांगशेंग अच्छे तरीके से पढ़ना सीख चुका था और 3000 स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ रहा था, जो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और जब जीनिंग के अंदर एक पीच का पेड़ ब्लॉसम होता है तो एक व्हाइट क्रेन के द्वारा एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉप किया गया था और चांगशेंग का यह कॉन्ट्रैक्ट उस लड़की के साथ में होता है जिसके ग्रैंडफादर की जान मास्टर ने बचाई थी, यानी कि चांगशेंग की शादी जू फैमिली की लड़की के साथ में तय कर दी गई थी जिसका नाम था यूरोंग, जिसे ना तो उसने कभी देखा था और ना ही कभी पहचाना था। अब चांगशेंग इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हो गया था कि आखिर वो किस टाइप की लड़की होगी और अब उन दोनों के बीच में क्रेन के द्वारा भेजे जाने वाले खतों से ही बातें होने लगी। यूरोंग चांगशेंग को मैसेज भेजती है कि अगर तुम शेंडू में आओगे, यानी कि कैपिटल सिटी में आओगे, तो तुम वहाँ पर आकर मुझे जरूर ढूंढना, क्योंकि यहाँ पर मस्ती करने के लिए दुनिया भर की चीजें भरी पड़ी हैं और साथ ही साथ खाने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, जो कि साथ ही साथ चांगशेंग को अपने कुछ फेवरेट फूड्स के बारे में भी बताती है और ये भी लिखती है कि मैं तुम्हें आने वाले समय में हेवनली बुक मौसोलियम भी घुमाऊंगी। और चांगशेंग की जिंदगी में ये पहली बार हुआ था कि अब वो बाहर की दुनिया को घूमना चाहता है, जो सब कुछ सोचते सोचते अब वो 16 साल का भी हो चुका था। लेकिन अचानक से ही चांगशेंग की बॉडी में एक अजीब सा स्ट्रोक आता है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो बीमारी थी अब उसके ऊपर हावी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज तो चांगशेंग की जान ही निकल जाएगी। वो दर्द के मारे वहीं पर ही लेट जाता है और उसकी बॉडी से एक काफी अजीब तरीके की फ्रेग्रेंस निकलने लगती है और ये पहली बार था जब चांगशेंग के साथ में ऐसा हुआ हो, जिसको ऐसा देखकर बुलडर यूरेन तुरंत ही मास्टर को बुला लेते हैं। और जब चांगशेंग की आंख खुलती है तो मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता, ना तो कोई दवा इसको ठीक कर
सकती है और ना ही कोई और चीज। मतलब साफ है कि तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा है कि तुम बहुत ही जल्द मारे जाओगे। और चांगशेंग ने इसी मोमेंट से ये डिसाइड किया था कि अगर मेरी किस्मत में जल्दी मरना लिखा है तो मैं इस किस्मत को बदल के रहूंगा, क्योंकि हमारी डेस्टिनी में जो लिखा है वो हमेशा सच नहीं होता। मास्टर चांगशेंग से कहते हैं कि बीते हुए 800 सालों में केवल 3 ही पर्सन ऐसे हुए हैं जो अपनी तकदीर को बदल पाए और एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के पर्सन बन गए, जिससे कि चांगशेंग मास्टर का शुक्रिया अदा करता है और उनसे कहता है कि मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। मास्टर कहते हैं कि ठीक है, फिर तो तुम्हें शेंडू यानी कि कैपिटल सिटी जाना चाहिए और इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में तुम्हें नंबर 1 पर आना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि केवल वहीं से तुम्हें जिंदगी को नए तरीके से जीने का रास्ता मिलेगा। चांगशेंग के जाने से पहले ब्रदर यूरेन उसको एक डिवाइन स्वॉर्ड देते हैं और ये डिवाइन स्वॉर्ड मास्टर ने उस ड्रैगन के कटे हुए मूंछ के बालों से बनाई थी, यानी कि ये तलवार ड्रैगन एसेंस से बनी हुई थी, जिसे वो अपने पास में रख लेता है। और ब्रदर यूरेन उससे इशारों में कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है और मैं तुम्हारे वापस लौटने का भी इंतजार करूंगा। जिसके बाद अब चांगशेंग अपनी से बेहद ही खूबसूरत जर्नी पर निकल चुका था, क्योंकि ये सफर उसकी किस्मत और उसकी मेहनत पर निर्भर करता है कि ये क्या रिजल्ट देगा। चांगशेंग को अपने सफर में कई बार बरसात का भी सामना करना पड़ता है। गुफा में आग जलाकर उसका सहारा लेना पड़ता है अपने आप को गर्म रखने के लिए। उसका दिल तो इतना ज्यादा नर्म है कि वो तो राह चलते जीवों की भी हेल्प करता है। उसे अपने सफर में बेहद ही खूबसूरत घाटियां, तालाब और नजारे नजर आते हैं। लेकिन जब एक बार चांगशेंग को रास्ता समझ नहीं आता तो एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया उसे रास्ता भी दिखा देती है, क्योंकि जब हम नेचर की हेल्प करते हैं तो नेचर भी हमारी हेल्प करता है। चांगशेंग आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली शेंडू के माउंटेन्स तक भी पहुंच जाता है, जिनको पार करते ही वो शेंडू पहुंच जाएगा। शेंडू एक काफी शानदार सिटी होती है, जहां पर पहुंचते ही अब चांगशेंग का पहला गोल ये होता है कि उसको शेंडू की नंबर 1 एकेडमी में पहुंचना है, जिसका नाम है टियानडाओ। जो कोई भी उसके दरवाजे को खोल पाएगा केवल वही रिटन एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाई होगा। जिनमें से तभी एक बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वैसा कर नहीं पाता, क्योंकि वो कल्टीवेशन की मैरो क्लींशिंग रियल में नहीं होता, जिससे कि सभी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि आखिर तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। जिसके तुरंत ही बाद अब जैसे ही चांगशेंग आगे बढ़ने लगता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो किसी भी स्पिरिचुअल रियल में तो छोड़ो, उसके पास में तो 0 कल्टीवेशन है। चांगशेंग कहता है कि मैंने अभी तक अपना कल्टीवेशन स्टार्ट किया ही नहीं है, तो आखिर मेरे अंदर कल्टीवेशन होगा भी कैसे। सारे के सारे लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं कि आखिर तुम ऐसा करोगे कैसे। लेकिन चांगशेंग तुरंत ही पहुंच जाता है दरवाजे के सामने और चांगशेंग अब उस पर अपना हाथ रखते ही सबसे पहले उसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने पहले से ही इन चीजों के बारे में पढ़ रखा था और वो ये जानता है ये फॉर्मेशन डिस्क सेंसरी स्टोन और गेल एरे से बनी है, और जब कभी भी इसके ऊपर स्पिरिचुअल पावर का यूज किया जाता है और अगर इसको पर्याप्त ऊर्जा ना मिले तो ये दुगनी पावर के साथ में सामने वाले बंदे को दूर फेंक देता है। तो अब इसे ओपन करने के लिए चांगशेंग को सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को समझना होगा, जिसके सॉल्यूशन के बारे में चांगशेंग बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि उसने इतने ज्यादा स्क्रिप्चर को पढ़ा है कि उसे हर एक फॉर्मेशन का तोड़ पता है। जिससे कि फिर चांगशेंग ने तुरंत ही सारे के सारे पैटर्न्स को मिलाना शुरू कर दिया था, और ऐसा करते हुए देखकर वहाँ पर मौजूद लड़के उसे बेवकूफ समझ रहे थे कि ये बिना कल्टीवेशन के साथ में आकर दरवाजे को खोलेगा कैसे। लेकिन चांगशेंग की पढ़ाई आज उसके काम में आती है और वो फाइनली दरवाजे को खोल ही लेता है, और जो बंदे चांगशेंग का मजाक उड़ा रहे थे उनकी भी बोलती बंद हो जाती है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि कैसे दरवाजे को बिना कल्टीवेशन के खोलना पॉसिबल भी था, और ये नजारा वहीं पर बैठा हुआ एक लड़का भी देख रहा था। लेकिन चांगशेंग के ऐसा करने की वजह से तभी अंदर से एक मास्टर निकलते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चांगशेंग को बचाने के लिए एक टैंक 36 नाम का बंदा सामने आ गया था, और जिस मास्टर ने हमला किया था उसका नाम होता है इंस्ट्रक्टर काओ, जो कि ये कहने लगता है कि टैंक 36 से तुम ये क्या कर रहे हो। तो टैंक 36 कहता है कि मुझे छोड़िए मास्टर, आप क्या करने वाले थे। आप तो एक ऐसे बंदे को बुली कर रहे हो जिसके पास में कोई कल्टीवेशन ही नहीं है। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर एंट्री होती है डायरेक्टर माओ क्यूयो की, जो कि इंस्ट्रक्टर काओ से कहते हैं कि आपको अपना ज्यादा माथा गर्म करने की जरूरत नहीं है। इंस्ट्रक्टर काओ कहता है कि इस लड़के ने बिना कल्टीवेशन को यूज किए और हमारे मैकेनिज्म को क्रैक करते हुए दरवाजे को ओपन कर लिया। ये तो सरासर हमारे नियमों के खिलाफ है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। जो बात सुन के चांगशेंग कहता है कि साफ साफ लिखा गया था नोटिस पर कि केवल दरवाजे को
को खोलना है ये नहीं लिखा गया था कि किस तरह से खोलना है। इंस्ट्रक्टर काओ कहता है कि हमने वो डिस्क साफ साफ लगा रखी थी ताकि मॉर्टल रियम के बच्चों को आने ही ना दिया जाए। चांग शेंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आपको तो वो नोटिस फाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि बेकार में ही लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं, उनके सपने टूट जाते हैं। चांग शेंग तो इंस्ट्रक्टर काओ को नियम पढ़ा देता है, वो भी इसी एकेडमी के। इसमें यह कभी भी नहीं लिखा गया था कि मुझे एंट्री लेने के लिए मैरो क्लींशिंग में होना जरूरी है। इंस्ट्रक्टर काओ तो डिनाई करता है, लेकिन तभी डायरेक्टर कहते हैं कि हाँ ये लड़का सच बोल रहा है, जिससे कि वो चांग शेंग को एंट्री दे देते हैं। तो चांग शेंग उनका शुक्रिया अदा करता है और टैंक 36 का भी शुक्रिया अदा करता है, और वो अपने साथ में उस लड़के को भी ले जाता है जो कि दरवाजे को खोल नहीं पाया था। वहीं भीड़ में खड़ी हुई एक लड़की होती है जो कि पता नहीं क्यों लेकिन चांग शेंग के ऊपर नजर रख रही थी। चांग शेंग को एंट्री मिल गई थी और अब उसका नेक्स्ट गोल होता है रिटन एग्जाम में नंबर 1 पे आना। नियम सीधा होता है कि जो कम से कम समय में जितने ज्यादा सवालों के जवाब देगा वो नंबर 1 पे आएगा, और हर एक सवाल का जवाब देने के लिए उनको 15 मिनट का समय दिया जाता है। जो कोई भी इससे ज्यादा समय लगाएगा तुरंत ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि केवल टॉप 30 डिसाइपल्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा। जिन सवालों को जब चांग शेंग देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे 3000 स्क्रिप्चर में से ही आए थे, जिनको वो ऑलरेडी बचपन से ही पढ़ते आ रहा था। तो जवाब देने में उसके कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी लाइब्रेरी के अंदर बैठा हो और सारे की सारी बुक्स उसके सामने खुलकर आ गई हो, और जवाब लिखना उसके लिए और भी ज्यादा आसान हो चुका था। चांग शेंग कहता है कि मास्टर ने हमें कभी भी कल्टीवेशन नहीं कराया, कहीं वो इसी दिन के लिए ही मुझे तैयार तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसने इतने ज्यादा स्क्रिप्चर्स को पढ़ लिया है कि वो जवाब ना दे पाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा था, और जो कोई भी 15 मिनट में एक स्क्रॉल को कंप्लीट नहीं कर पाता उसे तुरंत ही उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन चांग शेंग का टैलेंट सबसे ज्यादा ऊपर होता है, क्योंकि वो सारे के सारे स्क्रॉल्स के जवाब एकदम ही परफेक्ट तरीके से दे रहा था, जिसे देखकर तो मास्टर के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये लड़का ऐसा कर कैसे रहा है। और केवल 3 घंटे के अंदर उसने सभी सवालों के जवाब दिए गए थे जितने भी पूछे गए थे, जो कि आज तक की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था, क्योंकि केवल 3 घंटे के अंदर 36 वॉल्यूम्स को लिखना ये कोई मजाक की बात नहीं थी। सभी लोग तारीफें कर रहे थे कि ये चैन नाम का लड़का तो एकदम ही कमाल का है, और इंस्ट्रक्टर काओ का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, जिसके पास में तभी वही लड़की आ जाती है जिसे लेडी जू ने एक लेटर दिया था इंस्ट्रक्टर काओ तक पहुंचाने के लिए। थोड़े ही समय के अंदर अब तो एग्जाम का रिजल्ट भी आ चुका था। सभी लोग उसको देख रहे होते हैं, और वो मोटा लड़का भी वहीं पर मौजूद था, जो कि चांग शेंग का शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि क्या आपका नाम चाओ यी शैन है, क्योंकि नंबर 1 पे किसी और का नाम था, और चांग शेंग का नाम तो इस पूरी लिस्ट में कहीं पर भी नहीं होता। रिजल्ट में चांग शेंग का नाम ना होने की वजह से वो तुरंत ही पहुंच चुका होता है इंस्ट्रक्टर काओ के सामने, और उनसे कहता है कि मेरा नाम आखिर रिजल्ट में क्यों नहीं है, जबकि मैंने 36 वॉल्यूम्स को कंप्लीट किया है। इंस्ट्रक्टर काओ कहता है कि तुम्हारा नाम वहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए नहीं है, जिससे कि टैंक 36 से तुरंत ही वहाँ पर आता है और ये कहता है कि मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको पता है कि उसने सभी सवालों के जवाब एकदम ही सही दिए हैं, फिर आखिर वो टॉप लिस्ट में क्यों नहीं है। इंस्ट्रक्टर काओ ये कहकर चला जाता है कि चांग शेंग को इस एकेडमी में एडमिशन नहीं मिलेगा। जो बात सुनकर चांग शेंग टैंक 36 का शुक्रिया अदा करता है और ये कहता है कि रहने दीजिए, मैं किसी और ही एकेडमी में चला जाऊंगा। टैंक 36 कहता है कि क्या वाकई में तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हें बिना वजह के ही निकाल दिया गया। चांग शेंग कहता है कि जो मुझे एडमिट नहीं करना चाहता मुझे भी कोई इच्छा नहीं है। जिसके बाद फिर वो दोनों के दोनों एक काफी शानदार सी जगह पे अपनी शाम गुजारते हैं, एक दूसरे के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करते हैं। और टैंक 36 बताता है कि मेरा नाम ऐसा इस वजह से है क्योंकि मैं ब्लू क्लाउड लिस्ट में 36 रैंक पे आता हूँ, जो कि हाँ शर्म की बात है, लेकिन मैंने अपनी बेइज्जती को अपना नाम बना लिया। ये ब्लू क्लाउड लिस्ट असल में ग्रैंड ज़ू कॉन्टिनेंट की यंग जनरेशन की लिस्ट है, जो कि ये दर्शाती है कि कौन कितना कैपेबल है और कौन सबसे काबिल है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी रैंक होगी आपके चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में पास होने के। जिसके बाद अब चांग शेंग के सामने खाने की कई सारी चीजें परोसी जाती है और उसको याद आता है कि मैंने तो पढ़ा था कि इन चीजों को इस मौसम में खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन अब क्योंकि टैंक 36 दिल से ये सब कुछ उसके लिए कर रहा था तो वो मना भी नहीं कर सकता। और यहीं पर चांग शेंग अपने बारे में बताता है कि मैं आया हूँ जीनिंग से। टैंक 36 कहता है कि ये तो ग्रैंड ज़ू के एकदम वेस्टर्न साइड में आता है, क्या तुम वाकई में इतना लंबा सफर तय करके यहाँ पर आए हो। जिसके बाद फिर चांग शेंग अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि उसका बचपन
कैसा था और वो यहाँ पर कैसे आया, जिसकी कहानी को सुनकर टैंक 36 उससे कहता है कि तुमने तो दोस्त मुझे रुला ही दिया और आज के बाद से हमेशा याद रखना कि सैंडू में तुम्हारा एक भाई भी है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब तुम माउंटेन से पहली बार यहाँ पर आए हो तो आकर ये टियांडाओ एकेडमी तुम्हें टारगेट क्यों कर रही है? कहीं ये तुम्हारे उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तो नहीं है जिसके बारे में तुमने मुझे अभी बताया है? और वैसे वो है कौन, मुझे जरा उसका नाम तो बताओ। चांग शैंग कहता है कि वो यही शेंडू की ही है और उसका नाम है जो यूरोंग। और यूरोंग का नाम सुनकर टैंक 36 कहता है कि क्या तुम वाकई में यूरोंग की बात कर रहे हो? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर केवल 10 साल की उम्र में ट्रू फीनिक्स से ब्लड अवेकन हो चुका था और साथ ही साथ वो इस कॉन्टिनेंट की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस के नाम से जानी जाती है और साथ ही साथ ब्लू क्लाउड लिस्ट में अभी वही नंबर 1 पर रैंक करती है, जो कि साथ ही साथ आने वाले समय में बेशक एक सेंटेंस भी बनेगी। मुझे सच बताओ दोस्तों, क्या वाकई में वो तुम्हारी फियांसे है? चांग शैंग कहता है कि मेरी यादों में वो एक चुलबुली बच्ची के जैसी है, क्योंकि मैं जब कभी भी उसके खत को पढ़ता था मुझे एक अलग ही खुशी मिलती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो छोटी सी बच्ची, प्यारी चुलबुली सी बच्ची इतने बड़े लेवल की मास्टर बन जाएगी। टैंक 36 कहता है कि अच्छा, तो अब मैं समझा हूँ कि टियांडाओ एकेडमी ने तुम्हें क्यों निकाल दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि शेंडू के डिवाइन जनरल को पता लग गया होगा कि तुम यहाँ पर आ चुके हो। यहाँ के जो डिवाइन जनरल है वो कोई आम पर्सन नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अगर पब्लिक में ये खबर फैल गई कि यूरोंग का जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ऐसे लड़के के साथ में बनाया गया था जिसमें कोई कल्टीवेशन नहीं है और वो शेंडू में यूं ही घूम रहा है, तो उनकी रेपुटेशन बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और डेफिनेटली तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। और ये जो डिवाइन जनरल है वो असल में तुम्हारे फादर इन लॉ है, यानी कि यूरोंग के पिताजी है, जिसका नाम है जू शीजी। और डिवाइन जनरल अब बढ़ता चला आ रहा था चांग शैंग को ढूंढने के लिए, उसे मारने के लिए। और डिवाइन जनरल वैसे भी चारों तरफ फेमस है रूथलेस होने के लिए, और वो ये तो कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम्हारा रिश्ता यूरोंग के साथ में हो। चांग शैंग अब वहाँ से निकल चुका था और वो ये सोच रहा था कि मैंने कभी भी उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को गलत तरीके से देखा ही नहीं है, क्योंकि चांग शैंग खुद भी ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से यूरोंग किसी भी मुसीबत में पड़े। इसीलिए अब चांग शैंग ने ये सोच लिया था कि वो उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को वापस लौटा देगा। लेकिन बदलते मौसम ने दस्तक दी थी और साथ ही साथ डिवाइन जनरल ने भी दस्तक दी थी, जिसे यहाँ पर वही लड़की लेकर आई होती है जिसकी नजर पहले से ही थी चांग शैंग के ऊपर। डिवाइन जनरल अपने यूनिकॉर्न के ऊपर बैठा हुआ था और वो ये कह रहा था कि अब तुम्हें जल्दी से उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को मुझे दे देना चाहिए और जितना जल्दी हो सके शेंडू से बाहर चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। जिससे कि चांग शैंग सबसे पहले उसको ग्रीट करता है और ये कहता है कि मैंने तो ये सोच ही लिया था कि मैं उससे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को वापस लौटा दूंगा, लेकिन क्या मैं इसको खुद यूरोंग को अपने हाथों से लौटा सकता हूँ? डिवाइन जनरल कहता है कि तुम ये मुझे दे दो, लेकिन चांग शैंग तो अपने हाथों से यूरोंग को लौटाना चाहता है, जिससे कि डिवाइन जनरल अब और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो ये कह रहा था कि यानी कि तुम अपने हाथों से कॉन्ट्रैक्ट को लौटाकर सभी को ये बताना चाहते हो कि तुमने उसके साथ में शादी तोड़ी है, और ऐसा करने की वजह से तुम चारों तरफ ही चर्चा में आ जाओगे और हमारी रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो जाएगी। जिससे कि उसने गुस्से में आकर अपने ब्लैक यूनिकॉर्न से अटैक करवाया होता है चांग शैंग के ऊपर। लेकिन चांग शैंग ने ब्लैक यूनिकॉर्न के बारे में पहले से ही स्क्रिप्चर्स में पढ़ के रखा था कि उसकी कमजोरियां कौन कौन सी पॉइंट है। चांग शैंग अपने नीडल से उन्हीं पॉइंट्स को हिट करता है जिससे कि वो यूनिकॉर्न उछल उछल कर यहाँ से भाग जाता है। डिवाइन जनरल कहता है कि तुम ये बेकार की ट्रिक्स का यूज करते हुए मेरे यूनिकॉर्न से तो बच गए, लेकिन अब तुम मुझसे कैसे बचोगे, क्योंकि अब चांग शैंग की हालत थोड़ी सी खराब भी हो गई थी। डिवाइन जनरल कहता है कि तुम तो एक कल्टीवेटर भी नहीं हो, फिर आकर मुझसे फाइट करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? और वो अपनी पावर्स की मदद से चांग शैंग के ऊपर प्रेशर डालने लगता है और अपनी एक ब्रेकिंग शेबर टेक्निक को यूज करने वाला था। और इस अटैक के बारे में भी चांग शैंग बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि इस अटैक में चारों तरफ से ही स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक किया जाता है, जिससे बचना तो नामुमकिन है। डिवाइन जनरल कहता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन चांग शैंग अभी भी उससे यही कहता है कि मैं अपने हाथों से यूरोंग को कॉन्ट्रैक्ट वापस लौटाना चाहता हूँ। जो बात सुनते ही डिवाइन जनरल ने फाइनली अपना अटैक कर ही दिया होता है चांग शैंग के ऊपर, जिससे कि एक साथ ही कई सारे स्लेसिंग अटैक हिट होने को जा रहे थे चांग शैंग से, जो कि जैसे उसके करीब पहुंच जाते हैं तो चांग शैंग सोचता है कि मेरे पास में इसका कोई न कोई तरीका तो होना चाहिए, क्योंकि 3000 स्क्रिप्चर के अंदर हर एक मूव का तोड़ मौजूद है, जिससे
जिससे कि वो चंद मिलीसेकंड के अंदर अपने दिमाग में भरे पड़े हर एक स्क्रिप्चर को खंगालने लगता है। उसे एक तरीका मिला तो होता है, लेकिन वो कई सारे स्पेल्स से बना हुआ था, जिनका यूज करते हुए चांगशेंग अपनी ओर कड़कती हुई बिजली को बुला रहा था, जो बिजली उसके चारों तरफ ही गिर रही थी और केवल उसी बिजली की वजह से वो सभी के सभी हमलों को रोक पा रहा था, जो एक काफी शॉकिंग चीज होती है क्योंकि चांगशेंग कोई कल्टीवेटर नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन है। डिवाइन जनरल तो ये नजारा देखकर ही शॉक हो चुका था कि आखिर इस लड़के ने ये किया तो किया कैसे। उसे समझ आ चुका था कि इस बच्चे के अंदर ड्रैगन पावर मौजूद है। यहाँ तक कि चांगशेंग तो अपनी इस वॉन्ड को लेकर उस पर हमला भी करने वाला था, लेकिन डिवाइन जनरल ने चांगशेंग को अपने केवल एक पंच से दीवार से टकरा दिया था। डिवाइन जनरल समझ जाता है कि ये सॉर्ट इस वॉन्ड कोई कमजोर ताकत नहीं है, इसका ऑरा एकदम ही अलग ही लेवल का है, जो कि पहले से ही उसको फील हो गया था। इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें तो जीने का कोई हक नहीं है, और अब वो यूज करने को जा रहा था अपनी आर्मी ब्रेकर टेक्निक को, जो इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक होती है कि पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन चांगशेंग तो इस अटैक से भी डरने वाला नहीं था, जिसका ऑरा चारों तरफ पूरे शेंडू में नजर आ रहा था, जिसे देखते ही टैंक 36 कहता है कि ये तो ज़ू शिज़ी का स्टार डोमेन है। वो समझ चुका था कि वहाँ पर जरूर से चांगशेंग होगा और वो उसको मारने वाला होगा। डिवाइन जनरल चांगशेंग से ये कह रहा था कि मेरी बेटी के पास में ट्रू फीनिक्स से ब्लड है और उसके जैसी खासियत इस पूरी दुनिया के अंदर किसी में भी नहीं है। लेकिन चांगशेंग उससे डरने वाला नहीं था और ये कह रहा था कि तुम्हारी बेटी की वजह से क्या मैं मरना डिजर्व करता हूँ। इस दुनिया के अंदर हर एक पर्सन के अंदर कोई ना कोई ऐसी खासियत होती है जो दूसरे के अंदर नहीं होती, और अब वो भी अपनी ड्रैगन वर्ल्ड को तैयार कर लेता है उस अटैक का सामना करने के लिए। और ये कहता है कि मैं केवल अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथों से वापस से लौटाना चाहता था, लेकिन अगर अब मैं तुम्हारे शेबर अरे को ब्रेक कर सकता हूँ, तुम्हारे स्टार डोमेन को ब्रेक कर सकता हूँ, तो मैं खुद को तुमसे ज्यादा काबिल मानूंगा। और इन लोगों की ये फाइट एकदम ही इंटेंस से लेवल पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि एक तरफ हजारों लोगों को मार चुका डिवाइन जनरल खड़ा है, तो एक तरफ बिना कल्टीवेशन वाला लड़का खड़ा है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में टकराने वाले थे, तो अचानक से ही वहाँ पर एक लोटस सीड आता है, जिसके फूटते ही चारों तरफ ही लोटस की पंखुड़ियां फैल जाती हैं और उनमें से हर एक में से एक लोटस खिलता है, जो नजारा एकदम ही ब्यूटीफुल होता है। लेकिन साथ ही साथ डिवाइन जनरल का स्टार डोमेन ब्रेक हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर अब एक चीफ इंपीरियल ऑफिसर आ चुकी होती है, जिसका नाम होता है मोयो, जो कि डिवाइन जनरल से कहती है कि अच्छा हुआ जो कि मैं समय रहते आ गई, वरना आप तो यहाँ पर क्या कर बैठते। डिवाइन जनरल कहता है कि मिस मोयो, मैं अपना फैमिली मैटर संभाल रहा था, आपको इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि वो तो अब अपनी इस वॉर्ड और आर्मी के साथ में भी आगे बढ़ने लगता है। मोयो कहती है कि बेशक मैं आपके किसी भी काम में टांग नहीं अड़ाऊंगी, मैं तो बस यहाँ पर केवल ग्रैंड पॉन्टिफ के अध्यादेश को डिलीवर करने के लिए आई हूँ, जो कि खास आपके लिए है। जिसके खुलते ही डिवाइन जनरल और उनके सभी सोल्जर्स ने अपना सर झुका लिया था, जिसमें ये लिखा गया होता है कि शेंडू के ग्रैंड पॉन्टिफ के द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है, जीनिंग से आए हुए चैन चांगशेंग शेंडू के अंदर ही रहेंगे और एंटर करेंगे स्टेट रिलीजियस एकेडमी में। जो बात सुनकर डिवाइन जनरल कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये लड़का तो माउंटेन से आया हुआ एक आम इंसान है। मिस मोयो कहती है कि वैसे लॉर्ड ज़ू, मुझे नहीं लगता कि आप इस अध्यादेश को नहीं मानोगे, फिर चाहे वो फैमिली मैटर हो या फिर कुछ और हो, आप इसको चोट पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रैंड पॉन्टिफ का जो ऑरा होता है वो किसी गॉड से कम नहीं है। वहाँ पर साथ ही साथ टैंक 36 भी आ चुका था और वो चांगशेंग से ये कह रहा था कि क्या तुमने वाकई में इसका स्टार डोमेन ब्रेक किया है। जहाँ पर अब तो साथ ही साथ नई सुबह भी हो चुकी थी, और नई सुबह को देखते ही चांगशेंग तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे यही सिखाया है, क्योंकि हर नए दिन के सूर्य को हमें अपनी आंखों से देखना चाहिए, जिसका ऑरा तो एकदम ही अलग ही लेवल का हो चुका था। जिसके बाद अब चांगशेंग मिस मोयो का शुक्रिया अदा करता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो मिस मोयो से कहती है कि तुम बस जिंदा रहना, तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी याद रखना कि अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को भी मत बताना। और वैसे मैं इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर ग्रैंड पॉन्टिफ ने तुम्हें उसे खाई में क्यों झोंका है। जिसके तुरंत ही बाद अब चांगशेंग और टैंक 36 से दोनों ही पहुंच चुके होते हैं स्टेट रिलीजियस एकेडमी के सामने, जो कि बंद पड़ी हुई होती है, और देखकर ऐसा लग रहा था कि ये तो कई सालों पहले बर्बाद हो चुकी हो। चारों तरफ ही झाड़ पत्तियां
सब्जियां उगे हुए थे, तभी फिर टैंक 36 से कहता है। मैं समझा कि वो शीशी बिना कुछ किए आखिर कैसे चला गया और आखिर ग्रैंड पोंटिफ ने क्या सोचकर तुम्हें यहाँ पर भेजा है, क्योंकि ये कोई एडमिशन नहीं बल्कि ये तो एक रीइंकार्नेशन है। ना तो यहाँ का कोई डीन है, ना कोई डायरेक्टर और ना ही कोई डिसाइपल। चांग शेंग कहता है कि वैसे हमारी कंट्री ग्रैंड जोम है, रिलीजन को तो ग्रेट इंपोर्टेंस दी जाती है, फिर आखिर इस एकेडमी का ऐसा हाल कैसे हो सकता है। टैंक 36 कहता है कि तुम्हारी नॉलेज तो काफी कमाल की है, लेकिन फिर तुम्हें आखिर इसके बारे में कैसे नहीं पता। चांग शेंग कहता है कि ऐसा इस वजह से क्योंकि इसके बारे में हमारे 3000 स्क्रिप्चर के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, जिससे कि टैंक 36 से चांग शेंग को 20 साल पहले की कहानी बताने लगता है, जब शेंग जिंगजो स्टेट रिलीजियस एकेडमी के डायरेक्टर हुआ करते थे और वो टिंगहाई फैमिली के होली एम्प्रेस के बनाए गए नियमों से इत्तेफाक नहीं रखते थे, जिससे कि उनके कहने पर पूरी की पूरी एकेडमी ही रिबेल बन चुकी थी। डायरेक्टर केवल इतना चाहते थे कि टिंगहाई फैमिली अपने नियमों को हमारी एकेडमी से हटा ले, लेकिन ग्रैंड पोंटिफ को भी ऐसा लग रहा था कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी के डायरेक्टर अपनी हद पार कर चुके हैं, इसीलिए वो भी सामने आते हैं और अपनी ताकत का कहर बरसाते हैं स्टेट रिलीजियस एकेडमी के ऊपर, जिससे कि न सिर्फ शेंग, उनका स्टाफ, उनकी बिल्डिंग सब कुछ ही तबाह हो गया था, जिसका सबूत आज भी नजर आता है क्योंकि मेन बिल्डिंग के 2 टुकड़े हो रखे थे। चांग शेंग कहता है कि इसकी कहानी इतनी छोटी तो नहीं हो सकती, जरूर से कुछ न कुछ और भी होगा। टैंक 36 कहता है कि उसे छोड़ो, लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने तुम्हें उस एकेडमी के अंदर क्यों भेजा, जिसको उन्होंने अपने खुद के ही हाथों से खत्म किया था। वो इस बात को जानते थे कि टियानहाई फैमिली 5 अदर एकेडमीज के साथ में मिलकर स्टेट रिलीजियस एकेडमी को निशाना बना रही है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने तुम्हें एक जलती हुई भट्टी के अंदर फेंक दिया। और चलो अब तुम मुझे बताओ कि इतना सब कुछ सुनने के बाद क्या तुम अभी भी इस जगह पे रहना चाहोगे। चांग शेंग यहाँ के नजारे को देखकर कहता है कि ये जगह मुझे मेरे जीनिंग की याद दिलाती है, क्योंकि मैं ऐसे ही टेम्पल के अंदर पला बड़ा हूँ और मैंने ऐसी ही जगह पे शिक्षा प्राप्त की है जो कि नेचर के एकदम करीब है, और ये जगह मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। मास्टर ने मुझसे कहा था कि अगर मैं इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में पार्टिसिपेट करता हूँ तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा, तो मैं इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता। मैं किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट करके रहूंगा, और फिर चाहे मुझे इसके लिए स्टेट रिलीजियस एकेडमी का ही डिसाइपल बन के क्यों ना आना पड़े। जिसकी बात को सुनकर टैंक 36 ये कह रहा था कि उस एग्जाम में जितने भी डिसाइपल आएंगे वो सभी के सभी जीनियस होंगे, तो क्या तुम कोई एक पैदाइशी कल्टिवेटर हो जो कि बहुत ही जल्द रियल्म्स को ब्रेक थ्रू कर ले। और जब वो चांग शेंग के मेरिडियंस को देखता है तो वो तो पूरी तरीके से शैटर होती है, और एग्जाम होने में केवल और केवल 3 महीनों का ही समय बचा हुआ है। चांग शेंग कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि मेरी बॉडी बाकी लोगों के मुकाबले काफी अलग है, मुझे लगता है कि मैं अपनी नॉलेज और अपने ऊपर मेहनत करने से वो सब कुछ प्राप्त कर पाऊंगा जो भी मैं सोचता हूँ, और भले ही एग्जाम को होने में केवल 3 महीनों का ही समय क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट प्लेस पर आके रहूंगा। जिसके बाद अब चांग शेंग और टैंक 36 से दोनों ही पहुंच जाते हैं स्टेट रिलीजियस एकेडमी के बुक पवेलियन के सामने। टैंक 36 कहता है कि मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता कि ये जगह कोई बुक पवेलियन भी हो सकती है। चांग शेंग कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरा कल्टीवेशन इस बुक पवेलियन को खोलने के बाद ही स्टार्ट हो पाएगा। और जब उस लाइब्रेरी के दरवाजे को खोलने वाला था तो उसके ऊपर तो सेंट्रल डायरेक्टरेट का ताला लगा हुआ था। तो फिर हम लोग अगले ही सीन के अंदर एक क्लैरिक जिन नाम के बंदे को देखते हैं जो कि सेंट्रल डायरेक्टरेट होता है, जिसके पास में चांग शेंग पहुंच जाता है चाबियां लेने के लिए, लेकिन वो तो उसको एकदम हल्के में ले रहे थे। लेकिन जैसे ही चांग शेंग ने अपने बारे में बताया होता है कि मुझे स्टेट रिलीजियस एकेडमी के अंदर खुद ग्रैंड पोंटिफ ने भेजा है, तो क्लैरिक तो एकदम घुटनों पर आ जाता है और अपने साथियों से कहता है कि इनकी सर की सेवा करो, क्योंकि ग्रैंड पोंटिफ के ऑर्डर को पूरे शेंडू में कोई भी टाल नहीं सकता। और चांग शेंग को उस एकेडमी के हर एक जरूरी चीज दे दी जाती है, यहाँ तक कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी की मोहर भी दे दी जाती है। मिस्टर क्लैरिक बताते हैं कि ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि उस एकेडमी के अंदर अब तुम इकलौते हो, जिसका साफ साफ और सीधा सीधा मतलब रूल्स के हिसाब से ये है कि अब तुम उस एकेडमी के डायरेक्टर हो। चाबी लेकर अब फाइनली चांग शेंग दरवाजा खोलता है बुक पवेलियन का, जो जगह तो पूरी तरीके से बर्बाद होती है क्योंकि इसे न जाने कितने सालों से खोला ही नहीं गया था। चांग शेंग जब यहाँ की बुक्स को खोलकर देखता है तो इनके अंदर की नॉलेज एकदम ही अलग होती है 3000 डाइस्ड स्क्रिप्चर से, इसीलिए ये बुक पवेलियन उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पर रहकर इन चीजों के बारे
में जानना और सीखना। वो सोचता है कि पिछले समय में क्या लेवल होता होगा यहाँ के डिसाइबल्स का। इसीलिए अब चांगशेंग यहाँ की सफाई करने लगता है, जिससे मोमेंट पर तभी वहाँ पर आ जाते हैं क्लैरिक, जो कि चांगशेंग की हेल्प करने के लिए अपने सभी साथियों के साथ में चारों तरफ ही साफ सफाई करने लगते हैं। जो सारे के सारे बंदे मिलकर अब इसी जगह को एकदम चमाचम बनाने लगते हैं। क्लैरिक ये सोच रहा था कि जब चांगशेंग को खुद ग्रैंड पोंटिफ ने अपॉइंट किया है तो ये लड़का जरूर से अच्छा खासा कल्टीवेशन लेवल रखता होगा, लेकिन जब चांगशेंग उसको बताता है कि मैं तो कल्टीवेशन में अभी 0 हूँ, तो ये बात सुनकर क्लैरिक के भी होश उड़ जाते हैं। और इसी बात को लेकर क्लैरिक पहुंच चुका होता है मास्टर मेलिशा के सामने कि इस लड़के ने तो 16 की उम्र में भी कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं किया, तो मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ग्रैंड पोंटिफ ने इसमें ऐसा देखा क्या है। तो मास्टर मेलिशा कहते हैं कि शांत हो जाओ क्लैरिक, तुम्हें इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा अभी एक ऐसा फूल है जिसने तो अभी खिलना भी शुरू नहीं किया। उसे समय दो, वो तुम्हारी उम्मीदों से भी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। क्लैरिक का दिमाग एकदम पगलाते जा रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं सोचूं तो सोचूं क्या। मास्टर मेलिशा कहते हैं कि मेरी इस बात को याद रखना कि कुछ फूलों को महकने में समय लगता है, लेकिन जब वो महकते हैं तो पूरी दुनिया उसका नजारा देखती है, और आज रात ही तुम्हें कुछ अलग जरूर से देखने को मिलेगा। चांगशेंग ने फाइनली अपनी लाइब्रेरी को एकदम चमका दिया था, और अब अपनी मैरो क्लिंचिंग रियल में ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेशन की बुक को उठाकर ले गया था, जो कि उसके कल्टीवेशन का आज पहला दिन बन चुका है। चाय पीने के बाद अब हमें ये बताता है कि कल्टीवेशन लेवल लोवेस्ट से हाईएस्ट पर जाते हैं, तो मुझे सबसे पहले अपने अंदर छुपी हुई स्पिरिचुअल पावर्स को जगाना होगा और शुरू करना होगा स्टार गैदरिंग को, क्योंकि केवल डिवाइन कंसीलमेंट उसको आगे ले जा सकती है। कल्टीवेशन का पहला स्टेप तो यही होता है कि हमें अपने डेस्टिनी स्टार को लाइट अप करना होगा, तब जाकर वो सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचेगा और कल्टीवेशन की असली ताकत को पहचानेगा। चांगशेंग कहता है कि मैं जो इतने सालों से ज्ञान लेते आ रहा था, आज उसकी असली परीक्षा है, उसे बस फोकस करना है, और वो अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को बाहर निकाल लेता है अपनी बॉडी से। और आज पहली बार उसने ऐसा किया था, जो कि आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष में भी पहुंच जाता है, क्योंकि अब उसको सबसे पहले अपने डेस्टिनी स्टार को गैदर करना होगा, जिसका नजारा भी देखने में एकदम ऑसम लेवल का लगता है। चांगशेंग कहता है कि अच्छा तो ये है सी ऑफ स्टार्स, ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है जैसा कि बुक्स में बताया गया है। और अब बारी आती है उसके लिए अपने डेस्टिनी स्टार्स को ढूंढना, जिसे ढूंढने में उसको ज्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि वो हर एक ही चीज के बारे में पहले से ही जानता है। जो चीज अब उसको फील होना स्टार्ट हो गई थी, और ये नजारा चारों तरफ से ही नजर आता है, जिसको क्लैरिक देखकर कहता है कि अरे ये तो डेस्टिनी स्टार है, मैंने तो इसको कभी देखा ही नहीं था। और जब उसे नजर आता है कि ये तो स्टेट रिलीजियस एकेडमी से कनेक्टेड है, तब उसको समझ आता है कि असल में डायरेक्टर चैन यानी कि चांगशेंग ने अपना कल्टीवेशन शुरू कर दिया। साथ ही साथ उस नजारे को जीनिंग में बैठे हुए चांगशेंग के बिग ब्रदर और मास्टर भी देख रहे थे। मास्टर कहते हैं कि चांगशेंग का डेस्टिनी स्टार सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अभी भी वो उस पहुंच से बहुत ही ज्यादा दूर भी है, और उस तक पहुंचने के लिए चांगशेंग को सी ऑफ स्टार्स में मौजूद लाइफ एंड डेथ गेट को पार करना होगा। चांगशेंग की डिवाइन कॉन्शियसनेस सारे के सारे नजारे को पार करते हुए इस सफर को एंजॉय करते हुए वो आगे बढ़ते जा रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक इनविजिबल वॉल आ जाती है, जो कि स्टार्स के समंदर में एक बहुत ही बड़ा बैरियर होता है। चांगशेंग कहता है कि लेकिन इसके बारे में स्क्रिप्चर्स के अंदर कभी भी मेंशन क्यों नहीं किया गया, लेकिन अब क्योंकि उसका डेस्टिनी स्टार उसे आगे ले जाना चाहता है, तो वो किसी भी हाल में आगे तो जाकर रहेगा, लेकिन उसको केवल थोड़ा सा ही टच करने से चांगशेंग की डिवाइन कॉन्शियसनेस भी डैमेज हो रही थी। वो कहता है कि अगर मैं इसको पार करूंगा तो मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस डेफिनेटली मारी जाएगी, लेकिन क्योंकि ये उसकी जिंदगी को बदलने का पहला कदम है, तो आखिर वो कैसे ही पीछे हट सकता है। चांगशेंग तो बिना डरे और बिना अपनी परवाह किए उसको फोर्स से करने लगता है, उससे वॉल के आगे जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे जैसे करके चांगशेंग अपना फोर्स से लगा रहा था, उसका ऑरा भी धीरे धीरे करके कम होने लगता है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो तो उस वॉल को ब्रेक नहीं कर पाएगा, बल्कि खत्म ही हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, और उस वॉल की वजह से उसकी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस होती है, वो इतने ज्यादा प्रेशर को संभाल नहीं पाती और नीचे की तरफ जाने लगती है। चांगशेंग ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन लिया हो। उसे अपने मास्टर
मास्टर की कही हुई बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि जब तुम कल्टीवेशन में अपना पहला कदम रख लोगे तो फिर तुम्हें मौत के मुंह में भी जाना होगा और ये तुम पर निर्भर करता है कि क्या तुम उससे जीत सकते हो। लेकिन जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी छोटी है तो क्यों ना एकदम खुलकर जिया जाए। और चांग शेंग का जो डेस्टिनी स्टार होता है वो सभी लोगों की नजरों के सामने से गायब हो जाता है। क्लेरिक को लगता है कि कहीं डायरेक्टर चैन फेल तो नहीं हो गए, लेकिन मास्टर मेलिशा उससे ये कहते हैं कि चिंता मत करो, अभी थोड़ा सब्र और करो। जिसके साथ ही साथ हम चांग शेंग की डिवाइन कॉन्शियसनेस को भी देखते हैं, जो कि इससे बारे में सोच रहा था कि ये वो जिंदगी तो नहीं है जिसके बारे में मैंने सोचा था, जो जिंदगी में जीना चाहता था। मैं जीना चाहता हूँ इस दुनिया की खूबसूरती को फील करना चाहता हूँ। मुझे जीना होगा उन वादों के लिए जो कि मैंने दूसरों से किए हैं। मुझे जीना होगा अपने लिए, क्योंकि केवल मैं ही हूँ जो कि अपनी खुद की जिंदगी को बदल सकता है। जिसके साथ ही साथ चांग शेंग यूरोंग के लिखे गए खतों को भी याद कर रहा था, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आने लगती है, यानी कि उसका खुद का स्टार उसकी हेल्प कर रहा था। चांग शेंग की डिवाइन कॉन्शियसनेस में अब इतनी ज्यादा एनर्जी आ चुकी थी कि वो केवल एक ही झटके के साथ में उस डिवाइन वॉल को तोड़ देता है। जिस नजारे को अब चांग शेंग के मास्टर देखते हैं, उसके बिग ब्रदर देखते हैं और क्लेरिक भी देखते हैं, क्योंकि आखिरकार चांग शेंग को उसका डेस्टिनी स्टार मिल चुका था और ये भी साबित हो चुका था कि वो एकदम ग्रेटेस्ट पोटेंशियल के साथ में पैदा हुआ है। मास्टर मिलिशा कहते हैं कि अब लग रहा है कि फूल ने खिलना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इस नजारे को दूर बैठी हुई यूरोंग भी देख रही थी। उसे देखकर वह कहती है कि वाकई में ये कितना अमेजिंग स्टार है। और जब चांग शेंग की डिवाइन कॉन्शियसनेस वापस से उसकी बॉडी की तरफ आ रही थी तो उस नजारे को एक और लड़की भी देख रही थी और वो भी काफी अमेज हो जाती है, क्योंकि चांग शेंग थोड़ा सा कल्टीवेशन करने से ही अपने आप को एक ऐसे लेवल पर ले गया है जहां तक पहुंचने में लोगों को कई साल गुजर जाते हैं। और चांग शेंग का डेस्टिनी स्टार इतना ज्यादा कमाल का होता है कि वो तो अब उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भरने लगता है, और ऐसा होने की वजह से उसकी जो मेरिडियंस पूरी तरीके से शैटर हो चुकी थी वो भी अपने आप ही हील होने लगती है। चांग शेंग फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुका होता है अपने मैरो क्लिंचिंग रियल्म को, जिससे कि उसकी बॉडी स्टार टेम्पर्ड हो जाती है, किसी भी बीमारी से इम्यून हो जाती है। और साथ ही साथ अब तो वो बड़े से बड़े रॉक्स को भी उठा पाएगा, यानी कि फिलहाल में उसको 4 पावर से मिल गई थी। लेकिन उसी मोमेंट पर वो जो फ्रेग्रेंस होती है वो चारों तरफ ही फैल जाती है और वही फ्रेग्रेंस एक लड़की तक भी पहुंच गई थी, जिसका नाम होता है लुओ, जो कि आराम से अपने झूले पर झूलती है, जो कि तभी अचानक से ही पेड़ पर चढ़ जाती है। तो उसके बॉडीगार्ड से कहने लगते हैं कि प्रिंसेस ऐसा मत करो, लेकिन जो लुओ होती है वो तो ये कहने लगती है कि जब उसका डेस्टिनी स्टार इतना ज्यादा पावरफुल है तो उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस भी काफी ज्यादा पावरफुल होगी, और मुझे लगता है कि केवल अब वही है जो कि मुझे भी क्योर कर सकता है। और उसके ये बॉडीगार्ड्स तो इतने ज्यादा बेवकूफ होते हैं कि लुओ को बचाने के चक्कर में खुद ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और लुओ के पास में मौजूद होता है कि 1000 माइल से तालिस्मान, जिससे कि वो 1000 मील दूर भी पलक झपकते ही जा सकती है। वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं पर चली जाती है। जो बात सुनते ही वहाँ पर एक मास्टर आते हैं, जो कि ये कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और लुओ तो असल में पहुँच गई होती है स्टेट रिलीजियस एकेडमी के अंदर। और लुओ ये कहती है कि मेरे अंकल जिन कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मैं ज्यादा दूर तो छोड़ो, उनके बगल में ही आई हूँ। लुओ ने अब जैसे ही चांग शेंग को देखा होता है वो उसी की तरफ ही जाने लगती है, लेकिन अचानक से उसने गलती से एक ट्रैप के ऊपर अपना कदम रख दिया था, जो कि लुओ को एक अलग ही जगह फील करवाता है, जहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि ये कहने लगा था कि प्रिंसेस आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं कितने समय से आपका यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन चांग शेंग को उस फॉर्मेशन के बारे में बहुत ही जल्द पता चल जाता है, जिसके बाद अब हम लोग उसी बंदे को देख पाते हैं जो कि लुओ से ये कह रहा होता है कि आखिरकार आज तुम मुझे अकेली मिल ही गई हो, जो कि ये कह रहा था कि रेड रिवर पर मैं तो आपका हमेशा से ही इंतजार कर रहा था। साथ ही साथ उसने अपनी नाइफ से लुओ को इंजर्ड भी कर दिया था, जिसके सिर पर 2 हॉर्न्स होते हैं। तो उसको देखकर लुओ कहती है कि यानी कि तुम तो एक डीमन हो, जिसकी बात को सुनकर वो डीमन कहता है कि अगर एक डीमन प्रिंसेस इंसानों की कैपिटल में मारी जाएगी तो ह्यूमंस और डीमंस के बीच में जो अलायंस बनी हुई है वो तो वैसे भी कोलैप्स कर जाएगी, और फिर आखिरकार उस समय की शुरुआत हो जाएगी जिसका मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था। और जैसे वो अटैक करने की कोशिश करता है तो लुओ अपने टेलीपोर्टेशन तालिस्मान का यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे डीमन ने प्रिंसेस को फंसा लिया होता है स्मोक लेस रियल्म के अंदर। वो
कहता है कि ये रियल में डीमन लॉर्ड के आर्टिफैक्ट से बनी हुई है, तुम इसको कभी भी पार नहीं कर सकते। यहाँ तक कि स्टार गैदरिंग रियल्म का भी मास्टर इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, जिससे कि लुओ ने अब तुरंत ही अपने के ट्रीजर को निकाल लिया होता है, जिसको कहा जाता है फॉलिंग रेन वेव, जो कि 100 आर्टिफैक्ट रैंकिंग में नंबर 17 पर आता है। वो डीमन कह रहा था कि तुम्हारी मेरिडियंस ऑलरेडी ब्लॉक है, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। लेकिन तभी प्रिंसेस लुओ अपने एक और ट्रीजर को निकालती है, जो कि होता है एम्ब्रोस फैंग, जिसके एक सिंगल अटैक ने उस डीमन की हालत खराब कर दी थी, जिसके साथ ही साथ लुओ की भी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि इतने पावरफुल ट्रीजर का यूज करना बिना स्पिरिचुअल पावर के ये कोई मजाक की बात नहीं थी। वो डीमन कहता है कि भले ही तुम्हारे पास में कुछ खास ट्रीजर क्यों ना हो, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ, जिसका मतलब है कि तुम्हें मरना होगा। और वो अपने अटैक से करने लग जाता है प्रिंसेस के ऊपर, जिन अटैक से प्रिंसेस अपने आप को अपने विप की मदद से बचा पा रही थी। वो कहती है कि अगर मैं स्पिरिचुअल पावर को यूज कर पाती फिर तो इस डीमन की खैर नहीं थी। लेकिन तभी ये चांग शैंग प्रिंसेस को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगता है और ये बताने लगता है कि तुम्हें किस तरह से हमला करना चाहिए, जिससे कि वाकई में प्रिंसेस ने अपने एक अटैक को समन कर लिया था। और जैसे ही वो डीमन यहाँ से वहाँ भागने की कोशिश करता है तो चांग शैंग उसके पैटर्न को समझ के डायरेक्शन मार्क्स को बनाता है, ताकि प्रिंसेस अपने अटैक को हिट कर सके। और ये चीज वाकई में काम भी कर रही थी, क्योंकि प्रिंसेस को बहुत ही जल्द पता लग जाता था कि उसको कहाँ पर हमला करना है, जो अटैक से बहुत ही जल्द उस डीमन को इंजर्ड कर देते हैं। उसे तो यकीन नहीं होता कि आखिर से प्रिंसेस ने ऐसा किया कैसे। वो समझ जाता है कि बिना मेरिडियंस के ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, जरूर से कोई ना कोई इसकी हेल्प कर रहा है। जहाँ पर फाइनली आ चुका होता है कांग शेंग, जो कि मूवमेंट टेक्निक का यूज कर रहा था। वो डीमन कहता है कि ये तो हमारा डीमन सीक्रेट है, तुम आखिर इसको कैसे यूज कर सकते हो। चांग शेंग कहता है कि वैसे तुम ये जो पैतरा आजमा रहे थे उसके 3106 वेरिएशंस है। मैं तुम्हारी तरह उसमें मास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जानता बहुत ही अच्छे तरीके से हूँ। वो डीमन कहता है कि तुमने मुझे ये बताकर बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि लॉर्ड ब्लैक रोब के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, जिसके बारे में चांग शेंग जानता है कि ये तो इंसानियत का सबसे बड़ा गद्दार था। वो कहता है कि आज मेरे साथ साथ तुम लोग भी जान से मारे जाओगे, जिसने अब तुरंत ही अपने ही खंजर को अपने ही अंदर घोंप दिया था, ताकि एक ऐसी पावर ग्रो हो सके जो कि आसपास मौजूद हर एक चीज को तबाह कर दे। और इस टेक्निक को कहा जाता है स्मोकलेस हेवनली एनहाइलेशन। प्रिंसेस लुओ कहती है कि अगर वाकई में इसकी ये तरकीब काम कर गई तो हम लोग बच नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोगों को इसे रोकना होगा। जिसके साथ में वो अपने विप को टकराती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता, जिसको चांग शेंग बचाता है। और चांग शेंग इस बात को जानता है कि ये डीमन लॉर्ड का आर्टिफैक्ट है, जो कि 100 आर्टिफैक्ट रैंकिंग में नंबर 3 पे आता है। लेकिन इस वक्त वो 19th पोजीशन पर आता है, क्योंकि एक इनविंसिबल मास्टर ने उसको इंजर्ड कर दिया था, जिसके साथ में टकराने के लिए चांग शेंग ने निकाल ली होती है अपनी ड्रैगन सॉर्ट स्वॉर्ड को। वो कहता है कि इसे तोड़ने के लिए मुझे केवल इसके अंदर एक क्रैक लाना होगा और ये अपने आप ही शैटर हो जाएगा। और डीमन कहता है कि क्या तुम वाकई में एक छोटी सी स्वॉर्ड से मेरे इस अटैक को रोक भी पाओगे। लेकिन वाकई में ऐसा ही होता है और वो ड्रैगन स्वॉर्ड उस अटैक को फाइनली शैटर कर देती है। लेकिन इसके बारे में डिवाइन इंपीरियल जनरल जिंग जुआन को भी पता लग गया था, जिससे कि वो तुरंत ही अपने स्पीयर को निकाल देते हैं और उस डीमन को मारने के लिए फेंक देते हैं। जो स्पीयर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बड़ी आसानी के साथ में उस बैरियर को भी तोड़ दिया था, जिसके साथ ही साथ सीधा जाके वो डीमन के सीने में उतर जाता है। डीमन कहता है कि डिवाइन जनरल मैं तुम्हारे हाथों से तो नहीं मरना चाहता, इसीलिए वो अपने खंजर को निकालता है। लेकिन फिर उसी मोमेंट पर गलजिन आ जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि तुमने हमारी प्रिंसेस को चोट पहुंचाने की कोशिश की और ये कैसे सोच लिया कि तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगे। डीमन मैं तुम्हें इस बात का पछतावा करके रहूंगा कि तुम आखिर इस दुनिया के अंदर आए ही क्यों थे। जो कि स्पीयर के साथ में उस डीमन को भी उठा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर पहुंच जाता है डिवाइन जनरल, जो कि उस डीमन के ऊपर खड़ा हो जाता है और ये कहने लगता है कि मैं इस डीमन को जो कि सबसे गहरी डंजन के अंदर डालूंगा, मैं इसकी चमड़ी को उधेड़ूंगा, मैं इसकी हड्डियों को बाहर निकाल लूंगा। इसीलिए मिस्टर जिन आपको मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो बात सुनकर अंकल जिन कहते हैं कि जनरल मैं तुम्हें केवल 3 दिनों का समय देता हूँ और तुमने जो कहा है अगर वो नहीं किया तो मैं जो करने वाला हूँ वो तुम भी नहीं झेल पाओगे। जनरल का ड्रैगन हॉर्स उनके पास में आ चुका था और वो ये कह रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बात को अच्छे तरीके से याद रखूंगा और इससे कड़ी से कड़ी सजा भी दूंगा। जिन लोगों
को देखकर अब चांगशेंग जाने लगता है क्योंकि प्रिंसेस सेफ होती है अपने लोगों के बीच में। तो जनरल जिन चांगशेंग को रोकते हैं और उससे ये कहने लगते हैं कि तुमने हमारी यंग प्रिंसेस को बचाया है, जिसके लिए बुश को शुक्रिया अदा करते हैं और ग्रीट भी करते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने उसको जेड डिस्क भी ऑफर की होती है जिसकी कीमत 10,000 गोल्ड कॉइन्स के बराबर थी। लेकिन चांगशेंग ने साफ मना कर दिया था कि मुझे अपनी स्टडी और कल्टीवेशन पर ध्यान देना है। जनरल जिन भी शौक रह जाते हैं कि ये आखिर कैसा लड़का है जिसने इतने बड़े ट्रीजर को ठुकरा दिया। जिसके बाद अब हम लिटिल लुओ को देखते हैं जो कि अपने माँ के साथ में होती है और समय को एंजॉय कर रही थी। और वो ये कह रही थी कि माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपने पिताजी की बाइडी सिटी और 800 ली रेड सिटी पर राज करूंगी। लेकिन कुछ समय के बाद ये पता लगता है कि लुओ की जो मेरिडियंस है वो तो पूरी तरीके से ब्लॉक है, जिससे कि वो अपनी पूरी जिंदगी पर स्टार गैदरिंग रियल्म के अर्ली स्टेज में ही अटकी रहेगी। जिससे कि उसके पिता ने लुओ को केवल 3 सालों का समय दिया था कि अगर वो 3 सालों में स्टार गैदरिंग रियल्म से आगे ब्रेक थ्रू कर लेती है तो ठीक है, वरना उसको वहाँ मैरी करनी होगी जहाँ पर उसके डैड कहेंगे। और ये सारी की सारी बातें असल में लुओ के सपने के अंदर चल रही थी, क्योंकि जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो सबसे पहले उससे लड़के यानी कि चांगशेंग के बारे में पूछती है कि क्या वो ठीक है। लुओ को लगता है कि इस दुनिया के अंदर केवल वही पर्सन है जो कि उसकी ब्लॉक हुई मेरिडियंस को ठीक कर सकता है। जिससे कि अब लुओ तुरंत ही यहाँ से भागकर जाने लगती है चांगशेंग के पास में। चांगशेंग अब अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा पढ़ाई करने लगता है और इससे बारे में भी जानने लगता है, क्योंकि कल रात उसने नींद अच्छे से नहीं ली थी और उसकी बॉडी भी ठीक तरीके से रेस्ट नहीं कर पाई थी। लेकिन तभी चांगशेंग को कुछ लोगों की आवाज आती है क्योंकि कुछ सर्वेंट अपना काफी सारा सामान लेकर आ रहे थे। अभी प्रिंसेस लुओ उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और उसका शुक्रिया अदा भी करती है। साथ ही साथ वो अपने साथ में कई सारे बॉक्सेस लेकर आई होती है जिनमें कुछ खास तरीके की बुक्स रखी हुई थी जो कि इस दुनिया के अंदर बहुत ही यूनिक है, यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। एलिवेटर्स के लिए जरूरी औषधियाँ जो कि उनको हमेशा काम में आती है। नाइट पर्ल्स भी जो कि ड्रैगन क्लेन से कलेक्ट किए गए हैं। साथ ही साथ वो चांगशेंग को लीसनेस वार्ड सेक्ट की जनरल स्वॉर्ड कोडेक्स भी देती है जिसके अंदर दुनिया के टॉप स्वॉर्ड सेक्ट के सभी सीक्रेट छुपे हुए थे। वो कहती है कि ये सारे तोहफे आपके लिए है क्योंकि मैं आपको अपना मास्टर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि असल बात यह है कि मेरी मेरिडियंस में कुछ गड़बड़ है जिससे केवल आप ही ठीक कर सकते हो। लेकिन जैसे ही चांगशेंग उसको ऐसा करने से मना करता है तो फिर लुओ ने तुरंत ही अपने उसी विप का यूज करना शुरू कर दिया था। चांगशेंग को उसकी बॉडी में फ्लॉज नजर आते हैं तो वो तुरंत ही अपनी गोल्डन नीडल्स की मदद से उनको ठीक भी करता है जो कि काफी कारगर साबित होते हैं। तो लुओ कहती है कि देखा मास्टर, मैंने कहा था कि केवल आप ही मुझे ठीक कर सकते हो। यहाँ तक कि वो तो उसका पैर भी पकड़ लेती है कि प्लीज आप मुझे अपना डिसाइपल बना लो। और चांगशेंग अपना पहला सबक देता है कि हमें 9 बजने से पहले अपना नाश्ता कर लेना चाहिए, जिससे कि वो एक स्टॉल पर जाता है और अपना नाश्ता करता है। लेकिन लुओ उसका पीछा नहीं छोड़ती। चांगशेंग लाइब्रेरी में पढ़ाई करता है तो वहाँ पर भी लुओ पहुँच जाती है। यहाँ तक कि वो तो फार्म के अंदर भी उसकी हेल्प करती है। रात के समय में लुओ चांगशेंग के साथ में कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है, लेकिन दिन भर मेहनत करने से वो तो वहीं पर ही लुढ़क जाती है और चांगशेंग की बॉडी के अंदर अब चारों तरफ से एनर्जी आने लगती है, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो एकदम ही खाली है, उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी की मात्रा ज्यादा थी ही नहीं। लेकिन जब वो लुओ को देखता है तो वो तो एकदम बच्चों के जैसे हरकतें कर रही थी और ये कहती है कि मास्टर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे आपकी बॉडी से लॉन्गेविटी फ्रूट की स्मेल आती है। चांगशेंग ने लुओ को साफ मना कर दिया था कि प्लीज मुझे परेशान मत करो क्योंकि मुझे अपनी स्टडी पर ध्यान देना है। मैं तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता, मुझे जिंदगी में और भी बहुत से जरूरी काम करने हैं और मेरे लिए सबसे जरूरी है इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में नंबर 1 पे आना। लुओ कहती है कि हाँ बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। जो बात सुनकर तो चांगशेंग भी शौक रह जाता है और ये कहता है कि क्या तुम्हें ये बात सुनकर बिल्कुल भी शौक नहीं लगा, क्या तुम्हें अजीब सा नहीं लगता? तो वो कहती है कि मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो। चांगशेंग कहता है कि हम दोनों के ही रास्ते अलग हैं, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। और आखिरकार वो लुओ से पीछा छुड़ा ही लेता है और अपने उसी बुक पवेलियन के अंदर चला जाता है। अगले दिन की सुबह के साथ में वो अपने उसी रूटीन को फॉलो करता है, नाश्ता करता है, पढ़ाई करता है और अपना कल्टीवेशन करता है। लेकिन जब शाम हो जाती है तब उसको याद आती है लुओ की, और जब वो रात के समय में हॉट वाटर बाथ ले रहा था तब उसको याद आती है लुओ की कहीं मैंने उस बच्चे के साथ में कुछ ज्यादा गलत तो नहीं बोल दिया। लेकिन तभी चांगशेंग को कुछ आवाज आती है क्योंकि वहाँ पर आ चुकी होती है लुओ दीवार को भी तोड़ते हुए और ये कहती है कि मास्टर अब मैं भी उसी रास्ते पर हूँ जिस रास्ते
रास्ते पर आप हो। और वो जब भागते हुए चांगशेंग के रूम में पहुंचती है तब तक चांगशेंग वहां से गायब हो चुका था, जो कि असल में पहुंच चुका होता है टैंक 36 के घर पर। टैंक 36 कहता है कि मुझे ये तो पता था कि तुम स्टेट रिलीजियस एकेडमी में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे, लेकिन इतने जल्दी हार मान जाओगे मैंने ये तो नहीं सोचा था। जिससे कि चांगशेंग अब उसको पूरी स्टोरी बताता है कि वो यहाँ पर इतनी रात को भाग कर क्यों आ गया। टैंक 36 कहता है कि तुम इतना सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसे अपना डिसाइपल क्यों नहीं बना लेते। उन्हें डिवाइन जनरल शीजे के साथ में मुकाबला किया, स्टेट रिलीजियस एकेडमी के अंदर एंटर भी कर गए और दुनिया भर के लोगों को अपना दुश्मन बना लिया जिनको तुम जानते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी एक लिटिल गर्ल को अपनी डिसाइपल नहीं बना रहे हो जो कि तुम्हें अपना मास्टर मानती है। चांगशेंग कहता है कि ये तो तुम भी जानते हो कि अब मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है और अगर मैं अपनी डेस्टिनी को ना बदल सका तो मैं ज्यादा दिनों तक जी भी नहीं पाऊंगा। टैंक 36 कहता है कि मेरे दोस्त तुम वाकई में काफी लंबी जिंदगी जियोगे। तुम हमेशा ही अपने दिल की सुनते हो क्योंकि वही तुम्हें हमेशा बेस्ट डिसीजन देता है। क्यों ना तुम एक बार उस लड़की के चाहतों के बारे में जानना चाहो कि आखिर वो क्या चाहती है, जिससे कि फिर शायद उसे डिसाइपल बनाने में तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्रिंसेस लुओ चांगशेंग का इंतजार करते करते अब उसको काफी देर हो गई थी। वो सोचती है कि मास्टर जरूर से नाराज हो गए होंगे और चांगशेंग अब तेजी के साथ में इसी तरफ ही आ रहा था। अंकल जिन प्रिंसेस से कहते हैं कि क्या आप वाकई में जाना चाहती हो। प्रिंसेस कहती है कि उन्होंने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैं इस वजह से उन पर बोझ तो नहीं बन सकती। भले ही वो मेरी आखिरी उम्मीद हो, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों को उनके कंधों पर कैसे डाल सकती हूँ। इसीलिए वो यहाँ से जा रही थी और चांगशेंग यहाँ पर आ रहा था। लेकिन जब तक चांगशेंग वहाँ पर पहुँचता है तब तक लुओ ऑलरेडी वहाँ से जा चुकी थी। चांगशेंग को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे से लुओ आ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा तो रही थी, लेकिन आपके लिए कुछ राइस केक्स को लेकर आई हूँ जो कि आपको काफी पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बुक पवेलियन के दरवाजे पर मैं इनको छोड़ दूं। चांगशेंग तो उसके मेरिडियंस के बारे में भी पूछता है जो कि पहले से थोड़ी ठीक भी हो गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर हम लोग इंस्ट्रक्टर काओ को क्लैरिक जिन के साथ में आते हुए देख पाते हैं और इंस्ट्रक्टर काओ ये कह रहा था कि ये बंद हो चुकी एकेडमी में ये आखिर रह कैसे रहा है। चांगशेंग कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग यहाँ पर किस वजह से आए हो, जिससे कि क्लैरिक अब तुरंत ही चांगशेंग से कहता है कि आप तो ये जानते ही हो कि इंपीरियल कोर्ट एग्जाम आने वाले हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग हर एकेडमी से डिसाइपल से जाते हैं उस एग्जाम को देने के लिए। इंस्ट्रक्टर काओ कहता है कि लेकिन बर्बाद हो चुकी एकेडमी से क्वालिफाई नहीं होंगे और सबसे बड़ा ये भी रीजन है कि जो के लॉस के हिसाब से हर एकेडमी से 2 डिसाइपल जाते हैं और इस एकेडमी में डिसाइपल के नाम पर केवल एक ही नाकारा है और वो भी किसी काम का नहीं है। फिर आखिर तुम उस एग्जाम को अकेले कैसे दे सकते हो, क्योंकि तुम तो डिस्क्वालीफाई ही हो जाओगे। और मैं भी देखता हूँ कि इस कॉन्टिनेंट पर ऐसा कौन है जो कि इस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए आएगा। जिसकी बातों को सुनकर तभी फिर लुओ ये कहने लग जाती है कि मैं ज्वाइन करूंगी, कि मैं इनको अपना मास्टर मानती हूँ तो मैं इनकी डिसाइपल हूँ। जिसके बारे में साथ ही साथ चांगशेंग भी याद कर रहा था कि इसने ये कहा था कि अभी ये दोनों एक ही रास्ते पर है। क्लैरिक भी चांगशेंग से कहता है कि तुम आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से उसको अपना डिसाइपल बना लो। लुओ कहती है कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको हारने नहीं दूंगी और ना ही कभी आपकी प्रोग्रेस में रुकावट बनूंगी। चांगशेंग कहता है कि देखो हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ भी ना सिखा पाऊं और तुम्हें ह्यूमिलेशन का भी सामना करना पड़े। लुओ कहती है कि मास्टर मैं डरती नहीं हूँ और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे ह्यूमिलेट कर सके। और ऐसा नहीं था कि केवल चांगशेंग ने कह दिया और वो उसकी डिसाइपल बन जाएगी, बल्कि चांगशेंग तो उसे लीगली अपनी स्टेट रिलीजियस एकेडमी का डिसाइपल बनाता है। वो एकदम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेगा, स्टूडेंट लिस्ट बनाएगा, तब जाकर उसमें लुओ का नाम दर्ज किया जाएगा। लुओ तुरंत ही अब सारे के सारे जरूरी सामान को लेकर आ चुकी होती है ताकि उसका नाम दर्ज हो सके और आईडी कार्ड भी बन सके। अपना पहला डिसाइपल एक्सेप्ट करने से पहले चांगशेंग जीनिंग में बैठे हुए अपने मास्टर को ग्रीट करता है, जिनको लुओ भी ग्रीट करती है और अब वो अपने मास्टर यानी कि चांगशेंग को ग्रीट करती है, जो सब कुछ उसने सीखा है और उसका तरीका एकदम ही प्रोफेशनल है। एक मास्टर को जितने तरीके से सम्मान दिया जा सकता है, जितने तरीके से ग्रीट किया जा सकता है, वो सब कुछ करती है। तो चांगशेंग भी उसको उठाकर अब अपनी लिस्ट में पहला नाम दर्ज करता है बाई लुओ हैंग का, जिसके ऊपर स्टेट रिलीजियस एकेडमी की मोहर भी लग गई थी, यानी कि ये काम कम्प्लीटली लीगल हो चुका था। चांगशेंग कहता है कि अब इस एकेडमी में 2 डिसाइपल है तो अब कोई भी हमें एग्जाम को देने से डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाएगा। इंस्ट्रक्टर काओ कहता है कि तुम लोग खुद ब खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो अपने लिए, क्योंकि ये एकेडमी तुम लोगों के लिए तुम्हारी बर्बादी
का सबसे बड़ा कारण बनेगी। जिसके बाद फिर क्लैरिक और मास्टर काओ यहाँ से चले जाते हैं। अभी चांग शैंग लू हैंग से ये कहता है कि क्या तुम्हें इससे बात का डर नहीं है कि केवल हम दोनों को टियान हाई फैमिली और 5 गेट अकेडमीज का सामना करना होगा। लू हैंग कहती है कि मास्टर नहीं, मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। चांग शैंग कहता है कि ठीक है, फिर तो हम दोनों को मिलकर स्टेट रिलीजियस अकेडमी का नाम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इंपीरियल कोर्ट एग्जाम की रैंकिंग में इस अकेडमी का नाम नंबर 1 पर दिखना चाहिए। वो भी कहती है कि हम दोनों इस कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल और मास्टर बनेंगे। लेकिन साथ ही साथ इस नजारे को उस लड़की ने भी देख लिया था जो कि चांग शैंग की खबर को चारों तरफ ही फैलाती है। उसने अपने मालिक को एक खत लिखना शुरू किया था जिसमें ये लिखा गया होता है कि जीलिंग से आया हुआ वो लिटिल टाइस वो भी इस एग्जाम को देना चाहता है। मैं तो उसके ऊपर हर पल ही नजर रखती हूँ, लेकिन आपको भी चौकन्ना रहना होगा क्योंकि यह पर्सन बिल्कुल भी आम नहीं है। जो खत उसने अपने मास्टर यानी कि टियान हाई फैमिली तक पहुंचा दिया था। जिसके बाद अब हमें टियान हाई फैमिली के हंटिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है। जिनके यंग मास्टर को ये खबर मिल जाती है कि चांग शैंग अब मैदान में उतर आया है और वो भी इस एग्जाम को देगा। लेकिन वो पर्सन तो केवल मजे के लिए एक बंदे की टांग ही तोड़ देता है कि वो खेल खेल रहा था। यहाँ तक कि उसने तो उस आदमी की गर्दन को भी काट कर उड़ा दिया था, जो कि अब अपना निशाना बनाना चाहता है चांग शैंग को। और ये कह रहा था कि चांग शैंग, क्या तुम्हारी गर्दन इतनी मजबूत है कि मेरे वार को संभाल सके। और इसके आगे की स्टोरी अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर होगी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताना।